Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे आप सब देख रहे होंगे ईमान और मेरे कपड़े देख के हम खास तौर पर आज तैयार हुए हैं 14 अगस्त के लिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, ईमान और मेरा ग्रीन और व्हाइट इंडिपेंडेंस डे की खुशी में है और कहीं ना कहीं अरशद नदीम की जीत ने जो टाइमिंग हुई इतना खुशियों को दोबारा कर दिया है ना। हर चीज लग रहा है और ज्यादा फील हो रही, दिल से ऐसे आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर लें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी नोट में एक बात ये भी ऐड कर दूं, कुछ लोग परेशान ना शायद हो रहे हो कि भाई वेडनेसडे को आ गया, व्हाट्स द 411 कमेंट आने लगे, हमें ख्वाबों में अपनी रूटीन आने लगी है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या आना है। जिनको नहीं पता बता दूं, सबको पता है। है। तमाशा आता है हमारा थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा हिल जाता है तो हम लोग वेडनेसडे को लेकर आते हैं व्हाट्स द 411 इंस्टेड ऑफ थर्सडे। और मंडे हमारा टीवी में वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 और फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। लास्ट वीक हमने तमाशा के तमाशे वेडनेसडे किया था क्योंकि हमारे एडिटर नहीं ऑन बोर्ड आए हैं तो हम चाह रहे थे उनको क्या फरेब, बस कर दो अपनी एडिटर वाली कहानी को। लास्ट वीक थोड़ा जरा स्केड्यूल ऊपर हो गया था तो अब से वेडनेसडे को 411 और फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। लोगों ने रोड़ा मारने तेरे मुंह पे। पता लास्ट वीक हम थोड़े दुखी हुए कि हमारा व्हाट्स द 411 ईमान इतनी मेहनत की कोमल के पॉइंट पे और कहीं ना कहीं सब वो सपोर्टिंग कंटेंट नहीं था, वो विजुअल एड नहीं था कि जहाँ ईमान बताई थी कोमल ने क्या बोला, वो क्लिप चलता साथ तो और मजा आता। जब विजुअल एड हो फिर आपको पता चलता है कौन किस तरीके से बात पता नहीं कोमल ने कौन सी बिल्लियों को दूध पिलाया था कि वो दूध जाकर उनकी दवाई लगी और कोमल बच गई। हाँ, पहले शुरू में कोमल बच गई, ठीक है, बिल्लियों की वजह से। कोमल को अच्छे कमेंट्स है कि ईमान ज्यादा इंटेंसिटी बच रही। शुक्र है मेरी कुछ बहनों ने देखा हुआ था इंटरव्यू, वो आई मेरी सपोर्ट में कि ईमान ने कितने अच्छे तरीके से कोमल की पूरी पर्सनालिटी को बताया है। तो कोमल शुक्र है थोड़ा सा। अच्छा खैर ईमान में फीडबैक की थोड़ी बात करें तो फीडबैक क्या रही? सबसे पहले मोमिन इसी बात पे एक फीडबैक आई थी कि मोमिन जहर लग रहा था सपोर्ट करते हुए कोमल को। मोमिन फजूल की बातों पे करता है। मैं सिर्फ हक सच बात करता हूं, जहां मुझे लगता है कोई बंदा सही जा रहा है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। लड़कियां सही लगती हैं। बड़ा अच्छा कमेंट आया था, अम्मा टीम में मोमिन अम्मा के खिलाफ लड़ा होता है, मेरे खिलाफ लड़ा होता है, लड़कियों के पीछे। कोमल की कुछ बात से मैंने काफी कनेक्ट किया है मान। कभी किसी लड़की की बात से कनेक्ट किया है? मान मैं हर किसी की बात से ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कोमल ने शो देखने के बाद मुझे मैसेज किया, हमारी कोई दोस्ती ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा आई लव द रोस्ट। मैंने कहा यू डू यू गो गर्ल। मोमन का एक अपनी छोटी सी पेप टॉक चल रही थी। पेप टॉक क्या थी मां? कोमल गलत थी, उन्हें बातें पॉइंट आउट की कि जहां गलत थी। और मैंने पता है कमेंट किया था लास्ट वीक कि मैं जानना चाहता हूं कोमल कहां बाहर पढ़ने गई थी। मुझे किसने कमेंट किया वो एक कम्युनिटी कॉलेज गई थी बाहर। अच्छा तो नॉट मच टू। देखा ना वो कितने आराम से अपनी बातें छुपा जाती हैं। मतलब कम्युनिटी कॉलेज इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। बट किसी ने कहा है कि अगर आप कोमल को समझना चाहिए जैसे मोमिन समझना चाह रहे थे, आप समीना पीरजादा का शो देखें पुराना, वहां पर आप कोमल की जर्नी को, कोमल की सारा कुछ सही तरह जान पहचान सकें। मोमिन अभी इस शो के बाद फौरन देखेगा पहचानने के लिए। उसके अलावा तमाशा को लेके लोगों ने बहुत कमेंट्स किए कि तमाशा पहले तो तमाशा मेकर्स को खुश होना चाहिए कि हम आप लोगों की वजह से शो के साथ हम तमाशा को पता है दिल से प्रमोट करते हैं और सीजन 1 से करते आए हैं। और अक्सर लोग कमेंट करते हैं हम तमाशा आपके वजह से देखते आए हैं और मतलब जुड़ गए उसके साथ। जुड़ गए। इसके अलावा मोमिन आपने जो एक दानिया की, और मैं यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई पेड एलिमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को ये बिग बॉस वाला पूरा ये कॉन्सेप्ट पसंद है। जब वो आया पाकिस्तान में तमाशा को भरपूर अंदाजे लगा हमारे बच्चा है, इसको मैं प्रमोट करना है तो हम उसको करते आए हैं और लोगों के साथ जुड़ने आहिस्ता आहिस्ता कारना बनता जा रहा है ना। और ऐसे करते ही रहेंगे। उसके अलावा आपने जो एक दानिया की एज को लेके कमेंट किया था, 2-3 कमेंट्स आए कि मोमिन लोगों ने दानिया की एज को लेके एक डिस्कशन हुई कमेंट्स में 43 45 एज बना दानिया हाथ मुझे लगता है अगर बहुत बड़ी भी होती है ना तो 40 मान वो भी बहुत बड़ी होती है। पता नहीं कह रहे कि उन्होंने अनकट में शायद अपनी एज बताई थी कि मेरे बच्चे पता नहीं 15-17 साल के। अल्फा इज लाइक 2012। तो वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। मेरे माइंड था बच्चे होंगे लेकिन मैं शायद शादी जल्दी हो गई हो ना, वही पता नहीं 20 साल की उम्र शादी हो गई हो। वही सारे लोग कह रहे हैं अनकट ही देख रहे हैं आप, सब कुछ तो अनकट में बाजार है, आपकी मेन एपिसोड में कुछ है ही नहीं। अभी मेकर्स को पकड़ो, खबरें मुझे उड़ती उड़ती आ रही हैं कि वजीहा और वकील की जरा रोमांस चल रहा है वहां पर। ये वो है ना कि कहीं ना कहीं नहीं आ सकता। हाँ लगे रोमांस में मतलब एक जगह YouTube पे अनसेंसर्ड इस तरह कुछ कट बनाए, घंटे का ही बनाए, 24 घंटे लाइव थोड़ी प्यार देख सकते दिखाना हैं। इशू क्या, थोड़ा प्यार दिखाना है। अरे पाकिस्तान में लोग नहीं, और हम की शादी की बात होती रहती है। अच्छा रिश्ते की टॉक हो सकती है कि मानी का रिश्ता कबूल कर, रिश्ता टॉक हलाल है ना मोमिन, तो हलाल चीजें उस तरह से हो सकती है। तो वो भी इतना क्यूट था मोमेंट। खैर हम तमाशा में डिस्कस करेंगे। और इमाम का फीडबैक उसके अलावा हम लोग को अच्छे लग रहे थे, मेरा जापानीज स्टाइल आउटफिट भी लोगों को पसंद आया। जापानीज स्टाइल वो तो ऐसे लग रहा था मुझे भी। अच्छा पता नहीं। उसके अलावा बस एक चीज है मोमिन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन। जी हाँ, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसी नोट पर शो की शुरुआत करते अभी लास्ट वीक में याद कर रहा था एक इंसान को मैं मिस कर रहा था, मेरे खलील भाई को। तो खलील और रहमान कमर की हो चुकी है वापसी व्हाट्स द 411 में।
खलील साहब का आया एक नया इंटरव्यू और मैंने जैसे ही उनका इंटरव्यू प्ले किया, सामने मैंने टेबल पे क्या देखा, मैंने देखी हमारी गैलेक्सी लॉलीवुड अवार्ड्स की ट्रॉफी। जब हमने कुछ साल पहले हमने अवार्ड स्टार्ट किए थे, हमने ट्रॉफी दी थी, तो उस ट्रॉफी को देख था, मैंने कहा नहीं अब तो मैं बस हो चुका हूँ, अब तो मैं थोड़ा धीमा हो जाऊंगा। मुझे खुद लगा मैं धीमी हो जाऊंगी, बट और मैं थोड़ा अपसेट भी हुआ अपने आप से कि हमने वो अवार्ड आई थिंक 2018 में हमारा ये था, ये वाला जब हमने ट्रॉफियां दी थी, हमारा फर्स्ट टाइम था ट्रॉफी बनवाने में, तो हमने बड़ी अपने से कोशिश की, बड़ी आर्ट से ट्रॉफी बनाए, 2 हाथ थे, हमारा लोगो था जो, और ग्लोब, और वो हमने एक बंदे को ऑन बोर्ड किया, उन्हें बनाया प्रॉपर, तो वो सही तरह थोड़ा जरा इतना नीट हमारा काम नहीं बन सका, तो बॉल थोड़ा ना हिल जाता था, हमने उसको फिक्स भी कराया। तो कभी किसी को अब जाना भी कराची, उनको बॉल डब्बा खोला, बॉल इतना भी नहीं था, बॉल थोड़ी सी हिल गई। किसी के साथ हुआ था, पता नहीं खलील साहब का बॉल भी हिला हुआ था वहां, थोड़ा किसी का बॉल बस थोड़ा ऐसे थोड़ा हिला हुआ, खैर है, एक तो बॉल गिर गया था ना। लेकिन हमारे सेकंड ईयर की हमने जब ट्रॉफी दी वो बिल्कुल सी बनी थी, हमें तो हमारा हाथ साफ हो गया था उसके ऊपर, साफ हो गया था, तो वो मुझे उसके बाद कोविड आ गया, अभी हमारे फिल्में चली गई, अवार्ड चले गए, है ना। मुझे थोड़ा ट्रॉफी देख के हुआ, उस ट्रॉफी को बहुत लोग पसंद करते हैं, हमारी सेहत के भी उस पे लगा होता है, हमारी सेहत की वो प्राक 3 ट्रॉफी पड़ी है, उस्मान खालिद बैठ के देखी मेरे पीछे पड़ी गई, बहुत की प्यारी ट्रॉफी थी हमारी, अच्छी ट्रॉफी थी, तो हाँ होना चाहिए। वापस करेंगे स्टार्ट। खैर मैंने इंटरव्यू जब देखा तो मैंने कहा पहले ट्रॉफी देख के थोड़ा बायस होगी, बट खलील जी ने अपना मुंह खोला, और खलील जी ऑनेस्टली पहले आहिस्ता आहिस्ता धीमे अंदाज में बातें करते, तो मुझे लगा खलील साहब अपने आप को रिडीम करने वाले हैं, वो दिल से बातें करेंगे, वो थोड़ा पछतावा होगा, थोड़ा दुख होगा, और कह रहे कि हम खलील साहब के साथ ऐसे बन जाएंगे, उन्हें दिल दे बैठेंगे। उन्होंने बिल्कुल बंद नहीं दिया, मैंने बड़ी कोशिश की बनने की, सॉरी मैं तो पहली दूसरी लाइनों पे ही बिल्कुल निकल चुकी थी, जो उन्होंने सारे कह रहे थे ना, बदनसीब समाज वाले जिनको खलील नहीं मिले, ऐसे बदनसीब समाज को ना दोबारा आपको खलील रहमान कमर मिलने वाला है। अच्छा, बेसिकली खलील साहब ने बहुत सी बातें की इस इंटरव्यू में, बट मेन जो कहीं ना कहीं एक थीम थी पूरे इंटरव्यू की, वो ये थी खलील साहब कहना चाह रहे थे कि आप सब मुझे डिजर्व नहीं करते, मैं बड़ा एक अजीम इंसान हूँ जिसको वो डिजर्व नहीं करता, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान छोड़ने की एक थॉट उनके दिमाग में आ गया, जिन्होंने खुद भी कहा एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया, और बड़े अपसेट थे वो। उन्होंने बताया जो एजेंडा चला रही सारी फेमिनिस्ट वो मेरी मौत चाहती थी, उन्हें मौत मिल गई मेरी इस पाकिस्तान छोड़ने वाली चीज से, तो वो 4 साल से एक पूरा प्लान था। खैर हम ऑर्डर में चलते हैं, तो बहुत ही बातें हम आती हैं, हर बात को हम टच नहीं कर सकेंगे, और मोटी-मोटी बातों को टच करेंगे। अच्छा, खलील साहब ने स्टार्ट इस नोट पे किया कि बुल्ले शाह और सादत हसन मंटू, ना आपको दोबारा बुल्ले शाह मिला, ना आपको दोबारा सादत हसन मंटो मिला, और कहीं ना कहीं जातियां तब हुई, वो दोबारा हो रही हैं, और आप सब मुझे डिजर्व नहीं करते, आप सब पछताओगे फिर से खो के, क्योंकि दोबारा खलील जी नहीं मिलने, माइक ड्रॉप सिर्फ एक ही है, तो बदनसीब समाज वालों तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने बात की भी किस तरह बाकी सहाफियों ने, यूट्यूबर्स ने, कहने आती हम भी शामिल थे इसमें, जिन्होंने बात की मेरे साइड केस को लेके, और वहां पे खलील साहब ने कहा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा, उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है मुल्क में, सब अपनी चमड़ियां बेचने की कोशिश करें, इससे बेहतर मैंने कहा मेरी चमड़ी बेच दो, मेरी चमड़ी बेचकर पैसे कमा लिए, मेरी बच्चियां देश की अपनी चमड़ियां ना बेचे, मोमिन अपनी चमड़ी ना बेचे, सबने खलील जी की चमड़ी बेच दी। मान लीजिए उनकी बात है, मुझे कहीं ना कहीं चलो वो उनकी सारी बात गलत एक तरफ, तो उनकी इस बात से मैं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा दुख महसूस इस एंगल में हुआ कि खलील साहब की ईमान असल में बहुत तजलील हुई, बहुत बेइज्जती हुई, और हर किसी ने बढ़ चढ़ के थंबनेल्स बना के, हम तो बहुत एक डिसेंट अंदाज चलते हैं ना, बाकी जो उर्दू में तू सोच वो क्या लिखते हैं, बट उन्होंने कुछ हरकतें अपनी तो चमड़ी तो बिकी खलील साहब की ना, उनकी गलती हुई और चमड़ी उनकी खूब बिकी। उन्हें मेन दुख था उनका, एक पॉइंट में मुझे दुख नजर आया उनका कि किसी ने भी मेरे उस पॉइंट को नहीं देखा कि 7 घंटे से मेरे पे गन थी। तुम लोगों में से किसी को मेरे 7.5 घंटे की वो अजियत, मुझे कलमा पढ़ा खलील साहब अगर आप एक सेंटेंस बोल देते ना, आई स्वेयर मैं आपके साथ होता, आप बस ये कहते थे हाँ गलती मेरी भी थी, मुझे भी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी, गलती मुझसे भी होगी, इंसान है बंदा, गलती कल तक मैं रात को उस पहर में उस लड़की कहने पे आ गया, बाकी गंद मेरे से हुआ, आप इस बात पे भी नहीं आते कि आपने कुछ गलती की है हल्की सी भी, मैं वाइट हूं बिल्कुल, मैं आप कहते हो ऐसे खींच के आपको ले रस्सी बांध के, खींच के शर्ट उतरी, खींच के सब कुछ हो गया, ये बात तो सब गलत है ना, कि हर चीज मुझे वो उनकी बातों से मसला है, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अपने बच्चियों के लिए अपने आप को मैंने अपनी चमड़ी बेच दी। एक बात ऐड कर दूं, होस्ट के सवाल बहुत मजे के थे, होस्ट ने ठीक ठाक कटीले सवाल पूछे कि मतलब मैं भी ऐसे होता शो देखते देखते, जैसे मुझे पहले अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपका दिमाग इस वक्त में कहाँ गया, ज़हीन और ज़ीरक इंसान वो भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है। मैं बड़ा सादा इंसान हूं, I'm a simple man, I'm a simple man, मर्जी होती है सिंपल, मैं सिर्फ लिखने में सियाना हूँ, क्यों मतलब लिखने में बड़े बड़े मोटे मोटे डायलॉग्स आते हैं, तो यहाँ पर भी अपना सियाना पर आना चाहिए, तो अपनी मर्जी से। उसने कहा कि कहीं ना कहीं आपके लोग इज्जत नहीं करते, पहले सेल्फियां खींचते थे, नहीं बिल्कुल गलत बात है, अभी भी लोग मुझे बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ, उन्होंने फिर इंडस्ट्री का भी बताया कि जो मेरे दोस्त हैं नहीं है, मुझे सब कुछ इस दफा पता चला है, पर इतना मुझे अच्छा लगा कोई इंडस्ट्री वाला मेरे खिलाफ नहीं बोला, तो ये एक स्टेप बेहतर है। खलील साहब ने वही बात भी कह दी कि जब इस पूरे केस का रिजल्ट आएगा सब लोग हिल के रह जाओगे, जब केस डिसाइड होगा तो पछतावे का क्या आलम होगा इनके, ये इशारे मानते रहता
खुद ही अपना केस बनाने वाले। मैं यहाँ पे भी उन्हें पकड़ना चाहती हूँ। पहले जो उन्होंने केस अपना पहले दिन कहानी लेके आए थे, झूठी कहानी थी वो भी, वीडियोस वगैरह थी ना, सब कुछ उन्होंने आधी बातें अपनी खुद छुपा ली थी। कुंडी लगी, फौरन कुंडी खोल के डिलीवरी वाले आए, तो उनकी कहानी जरा झूठी थी। अच्छा, होस्ट ने एक बात से पूछ रहा था, बोला पर जवाब नहीं मिला, पूछी कि आप पुलिस के बाद में, मेरा ये सवाल था कि मतलब इस सारा मीडिया में आने की क्या तुक थी, तो खलील साहब ने कहा कि मैंने फौरन फैसला किया। जो खलील जी की मर्जी थी ना, खलील जी वहां पे कहते थे जाओ जाके पुलिस और कोर्ट में जाके पूछो क्या कहानी है। जहां कोई मजे का सवाल आता था कहते थे मैं जवाब दे चुका हूं, जाओ पुराना खलील साहब का जवाब क्या था? यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड, अपना कमेंट करें खलील साहब ने इस बात पे क्या जवाब दिया होगा। लेट्स सी आप लोग कितना उन्हें समझ सके, मैं समझ चुका था उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मैं समझ रहा था क्या बोल रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला कि मैंने अपने भाइयों के लिए किया, अपने मुल्क की आवाम के लिए किया, कि जाके जो मैं चीज फेस किया है वो क्यों ना फेस कर सके। जब मैं कोर्ट में गया तो मैं खलील बन के नहीं गया, ये एक मैंने सबके लिए चीज की थी, तो वहां पर उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि एजेंडा है मेरे खिलाफ। वही बात है कि जो जब मुझे हंसी आई, पहले ना इन्होंने बीवी की बात की ना, इनके मुंह से खुद ही निकल गया कि जब पहले वीडियो आई तो मैं परेशान हो गया, मैं इसकी क्या दलालत दूंगा कि किस तरह मैं इधर पहुंचा। फिर उसके बाद एक प्लानिंग वाली वीडियो आ गई तो बीवी मान गई। तो ये क्या थी बात में ये थी कि आपने अपनी बीवी पे चीट किया एक बंदी के साथ, उसकी दलाल पीछे प्लानिंग थी या नहीं थी, वो बात कहां से आई? खलील साहब ने फिर एक इल्जाम लगाया ईमान के ऊपर कि आप व्यूज के लिए अपने मुल्क के हीरो को जीरो बना रही हैं, कि अपने हीरोज को जीरोज बनाने की एफर्ट में शामिल हो जाओ सिर्फ व्यूज के लिए। ईमान, हाउ सैड, शेम ऑन यू। हमारे मुल्क के हीरो वाली हरकतें भी तो करें, जब अच्छी बातें करते हैं मैं हमेशा खलील जी को अप्रिशिएट करूं। खलील साहब ने एक और दे दिया है चेतावनी, सुन लो सारे, अब मी टू से यू टू होगा। जी हाँ, सब पकड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे। जी हाँ, चेतावनी दी थी खलील साहब ने, सबको दे रहे और साथ साथ कह भी रहते कि भाई जो भी है मैंने बहुत फायदे ठुकराए हैं इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के लोगों की खातिर, और सब ने कहीं ना कहीं मुझे उस चीज का वो नहीं सिला नहीं दिया। सारे एजेंडे वालों के पीछे सब मुझे डिजर्व नहीं करते और सब भौंक रहे हैं। तादाद भौंकने वाले और भौंकने वालियां निकली हैं। हाँ, और कह रही उनका फोकस इस बात पे था कि जो फेमिनिस्ट वाला जो एक पूरी एक वेव है, कह लें एक साइड कह लें, उनका कहीं तब से प्लान था मुझे अपने घुटनों पे करने का, और तब से वो मंसूबे बना रहे थे कि किस तरह मुझे, उनका कोई मंसूबा काम नहीं कर रहा था, हर चीज उनकी फेल हो रही थी, बट अब उन्होंने मुझे पाकिस्तान से नफरत करा दिया है, कि मेरा किरदार उन्होंने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, मुझे बहुत गलत किया। अगेन अपना ने कुछ माना कि मेरी भी कुछ कुछ एलिमेंट थे जो मैं, जिसकी वजह से थोड़ी ऐसे हो थोड़ी सकता है। उस पे नहीं आए हो ना, थोड़ी सी नहीं बहुत सी, मतलब वो बात मानने ना आप थोड़ी सी आप भी कि मैंने भी थोड़ा, ये तो एक केस आया है, पता नहीं और कितने केसेस होंगे। अगर आप हमेशा रातों को कहते हैं मैं चला जाता हूँ तो फिर आपको बेहतर पता होगा क्या है क्या नहीं है। और फिर वहाँ पे बात हुई कि होस्ट ने पूछा कि रेशम की बात करते हैं। हाँ, रेशम को उन्होंने कहा मैं नहीं डिस्कस करता। अदाकारा रेशम ने जो प्लीज मैं उसको डिस्कस नहीं करता। शी इज नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। मैंने कहा लो जी, उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जुबान मेरी मर्जी, मैं रेशम की बात नहीं करूंगा। उसके बाद होस्ट ने बाकी की बातों को छेड़ा, ताऊद का, पता है ताऊद का वही मतलब इन्होंने भी कहा जो मैं कह रहा था, पता है कि मुझे भी यही समझ लगी थी वो पूरी टॉक देखने के बाद कि कुछ भी चीज जो इस्लाम में अलाउड नहीं है आप उसको करोगे, आप के नहीं ताऊद कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कंफ्यूजन ही डाली ना, ताऊद वर्ड एक नॉर्मल चीज थी, इतना वो ईमान ने उसको कहने की उसको एक लफ्ज दिया और कहने की मुझे अच्छा लगा। वैसे ये इससे ये हुआ कि हम झूठ बोलना, चोरी करना, गन करना, इन बातों से इतना बड़ा गुनाह नहीं कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, तो आप ताऊद कर रहे हो। जब ये बंदा बोलेगा तुम ताऊद कर रहे हो तो लोग और घबरा जाएंगे। तो ईमानी लोग जरा इंटेंसिटी महसूस करेंगे ना कि आप ताऊद कर रहे हो, कि अल्लाह ने जो कहा है कि आपने वो चीज नहीं करनी, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। हाँ, सही बात है। खैर उसके बाद एक दिन पीछे बात आ गई सबा कमर की। नहीं, सबा कमर से पहले मैं मुकालमा शो की बात करना चाहूंगी। उनका वो बंद हो गया तो उन्होंने बताया कि भाई वो मुझे नहीं पता था लड़की प्लांटेड है समा वाली, मुझे जब खबर मिली तो मैंने वहां पे डिसाइड किया कि मैं शो का हिस्सा नहीं बनूंगा। बाकी फिर आई सबा कमर वाली बात, उन्होंने कहा कि, और खलील साहब ने कहा मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, आज मैं हटूंगा और मैं कहूंगा कि सबा कमर को लेकर मैंने बात गलत बोल दी। ख्याल है मुझे सबा कमर के बारे में ये नहीं कहना चाहिए था। मेरी कहने की उम्मीदें कुछ और सबा से, बाकी उसका अल्लाह का मामला है। हाँ, वो मुझे चलो अच्छा लगा कि पीछे मुकरे, पर पहले भी मुकर चुकी मैं, एक दो दफा लड़ाइयां करके फिर पीछे हट चुकी मैं। पता नहीं, पर इस्तेफा कहा कि मायरा की बातों पे मैं नहीं मुकरा, मैं सबा की एक टीम पकड़ लेते हैं, कभी एक के साथ कभी एक के साथ, सबा के साथ। लेकिन सबा कमर आपसे ट्रीट होगी पक्की। हाँ, खलील साहब ने फर्स्ट टाइम अपनी स्टेटमेंट वापस लिया और वो आपके लिए ट्रीट उन्होंने बोला भी है कि भाई मैंने कभी जिंदगी में अपने अल्फाज वापस नहीं लिए, उन्होंने सबा कमर के अल्फाज वापस ले ही लिए, तो भाई बड़ी ट्रीट पक्की से तो बनते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो स्किन की जो बात है मेरी, और उन्होंने कहा फिर ईमान पे अटैक किया उन्होंने मेरे पे अटैक क्यों किया उन्होंने? ईमान के लिए सारे YouTube सारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ईमान को मैं कटघरे में मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा यहाँ तक कि मेरी स्किन का मजाक उड़ाया गया, मेरी कंडीशन का, कि मैं जो धूप में निकल से मुझे मना किया गया है,
वो कहना चाहते हैं, मैं तो समझी थी उनकी कंडीशन को, मैंने कहा हो सकता है, बट डॉक्टर ने कहा होगा कि लोगों ने परहेज मीम्स बड़े करें। बनाए थे ना कि ड्रैकुला है, वैम्पायर है, रातों को निकलते डॉक्टर ने हैं। परहेज कहा होगा कि ज्यादा अवॉइड करो धूप को, बट ये तो नहीं होता, ये तो खलील जी ने भी और अपने यहाँ पे हिसाब खलील से- साहब ने एक और छोटा बम फेंक दिया और कहा कि जेंटलमैन ड्रामे में जो हाइसम हुसैन जो डायरेक्टर हैं, बेसिक वही बात है ना, खलील साहब कहते हैं मेरी स्क्रिप्ट को मैं बदलने नहीं देता, तो मेरी 5-6 लाइनें बदल दी, आई विल नेवर वर्क विद हाइसम हुसैन अगेन। और ट्रस्ट मी, जिंदगी गुजर जाए, मैं हाशिम हुसैन के साथ कभी दोबारा काम नहीं करूंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और नाजुबिल्ला खलील जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, इन बात को मैं पकड़ना नहीं चाह रही, जो हमेशा अपने काम को लेके कहते हैं कि आ गया मेरी तरफ से तो उसको वो लफ्ज वही है। खैर वो नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत जाता है, ड्रामे बना रहे हैं, ड्रामों की स्टोरी के पूरा भी जो बार बार कहते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। अभी वही खलील साहब कहते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरे मुल्क की बेइज्जती होगी, और मैं कहीं ना कहीं बड़ा। एक बार मैंने बस में पकड़ी, इनका बीवी आपकी है, कहते मेरी बीवी एक ही है, खलील जी की बीवी ज्यादा थी, उनका मुंह बोली बीवियां, कहती वो तो फिर बहुत है, मुंह बोली रह गई। तो ये मुझे स्टेटमेंट बड़ी ऑफ लगी थी। एक ही शादी है या इससे ज्यादा? एक ही है, मुंह बोली बोली बीवियां होती थी, छोड़ दी हैं। पत्नी लड़के हर चीज निकल जाती है सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे लड़कों को इतनी खुली छूट दी हुई है ना, जो करे लड़कियां बेचारी कुछ नहीं कहती हैं। अच्छा, उसके बाद उमर आदिल का एक आया सवाल। डॉक्टर उमर आदिल ने भी आप पर इस तरह के जुमले कसे उन्होंने? अच्छा, आजकल उमर आदिल की बहुत चर्चा हो रही सोशल मीडिया पे, वो आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। अभी उनके अरेस्ट की खबर भी आई थी लास्ट वीक सामने, और उनका यूट्यूब पे एक शो स्टार्ट हुआ कुछ देर पहले, गंदा अंडा के नाम से, और जब से फैलाते हैं वो बहुत अजीब तरीके से स्टेटमेंट्स पास करते हैं, मुझे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, गंदा अंडा से पहले मैं उमर आदिल को मैंने कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यूज को फॉलो किया है, एंजॉय किया है, और मैंने बड़ा उनके कंटेंट को मैंने एंजॉय किया। वो इंटरव्यूज आके देते थे और हमेशा मजेदार बातें बताते थे, इंडस्ट्री की फन टिडबिट्स, ट्रिविया कह लें, तल हकीकतें भी बताते रहे, बट मैंने एंजॉय किया उनकी सारी, उनके पास नॉलेज बहुत है, उनकी बात करने का लहजा, उनका स्टाइल बड़ा खूबसूरत था, और टोनी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो भी बड़ी इस तरह की ना बातें बताते होते थे। बट रिसेंट जब से गंदा अंडा स्टार्ट हुआ, उनका लहजा आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा जरा, मतलब वो पहले वो एक और तरीका था बात करने का, अब वो हल्का जरा एक नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। हाँ, मतलब पता नहीं कौन सी अपने अंदर की नफरतें निकालते, कोई इंजेक्शन लग गया उनके खून के अंदर, पता नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं, वो बहुत एक्सट्रीम पे जाते हैं। आप इतनी मजेदार बातें करते हैं, आपको इतना नॉलेज, आप इतने अक्लमंद इंसान हैं, वही बात आप वर्ड्स के साथ खेलते हुए आप कन्वे भी कर दो, और आप एक अच्छे तरीके से करो ताकि लोग भी आपका साथ दे सकें अगर किसी बात पे आप कुछ कह रहे हैं। अब गंदा अंडा वाला पूरा दौरान में आप जो बातें बोल रहे होते हैं, इतना आपका तल्ख लहजा होता है, और आप बहुत कुछ अजीब सी बातें करते हैं, बड़ी बहुत गंद में जाते हैं लड़कियों को लेके, तो खास तौर पे मैंने जो 2-3 चीजें देखी हैं, बहुत वो अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा नहीं लगता। खैर, तो उमर आदिल को लेके हुई बात कि उमर आदिल ने भी खलील साहब का ने बात की, तो खलील साहब ने कहा कि बहुत बुरा बोला उसने, मुझे दुख हुआ इस बात का, लेकिन उनकी अरेस्ट का भी दुख हुआ मुझे। दुख हुआ उनका, वाकईतन उन्होंने दुख मनाना खलील जी ने कहा। उसके बाद खलील साहब ने एंड पे बस वही बात फिर से दोहराई कि जो ये बच्चे हैं, फिर ईमान पे इशारा किया कि जो मेरे खिलाफ बातें बोल रहे हैं, शो कर रहे हैं, जब मेरे केस का नतीजा आएगा, क्या ये सब कैमरा पे बैठ के मुझसे माफी मांगेंगे? नहीं, क्यों मांगूंगी मैं, क्योंकि झूठे केस उनका झूठी, उनके मैं सॉरी बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पुलिस वाले साथ बैठे हुए, पूरी कहानी बहुत गलत आई थी शुरू में, पहले ही मिनट पर चलता ना, वीडियो शूडियो सब कुछ है, बहुत ही प्लान सी स्क्रिप्ट आई थी, तो मैं स्क्रिप्ट के उन्होंने एंडिंग में एक बात ये भी बोल दी कि भाई अब जो मैं हूँ, थोड़ा मैं जिंदगी को लेके एक डिफरेंट अप्रोच है, पहले मैं कोई छोटा चैनल है, बड़ा है, कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, मुझसे चलो रेवेन्यू थोड़ा वो जनरेट कर देंगे, दुकान चल जाएगी, अब सॉरी दुकानें चल सकेंगी, अब मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, अब मैं जरा इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन खलील साहब ने एंड तक कहीं भी दुख का या कहीं की पछतावा उन्होंने अपॉलॉजी कहीं भी नहीं की, हल्की सी भी नहीं की कि मुझे हल्का सा दुख है अपने आप पे कि मैंने भी कुछ गलत किया। ये एक बहुत अजीब सा साइन था, हल्का सा भी उन्हें पछतावा कहीं भी नहीं हुआ कि मैंने इतना सा भी कुछ किया। वो ये था कि पूरा जमाना मेरे खिलाफ था और बस मैं वाइट था और सब ब्लैक थे। गॉड कॉम्प्लेक्स कह लो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो, जो भी है, बस उनके माइंड में कि हर चीजें मैं ही सही हूं, मैंने सबको इतना बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है पैदा होके, तो बस खत्म कहानी। आई थिंक खलील जी को यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं भाई खलील जी से और बात करते हैं उन मोहतरमा के जिनके बारे में खलील साहब ने तो बात करने से कर दिया इनकार, और हम करेंगे उनकी बात। जी हाँ, बात करें फिल्म स्टार रेशम की। रेशम की आई एक पॉडकास्ट विद अहमद अली बट, और रेशम ने क्या मुंह से आग के गोले फेंके इधर इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, और बहुत दिल से बातें हुई। ईमान ने भी पॉडकास्ट देखी, मैंने भी देखी। हम पूरी पॉडकास्ट की बात तो नहीं करेंगे, हालांकि बड़ी मजेदार है, आप भी जाके देखें। हम 2-3 बातों को मुझे अच्छी लगी, छोटी छोटी बातें जो बीच में थी, जैसे अहमद अली बट ने शुरू में ना इंटरव्यू में बोला कि आप बड़ा गुस्सा करते हैं, चौथे महल्ले तक बात पहुंच जाती है, तो मैंने कहा जो लोग गुस्सा नहीं करते मुझे वो लोग फेक लगते हैं। अगर आपका कभी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, आपका ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा, तो दैट मींस कि आप में कोई मसला है। तो काफी बातें रेशम अच्छे तरीके से करती हैं। आते खलील साहब की बात करते हैं, पहले खलील साहब और रेशम के बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो रेशम से बात की गई कि आप खलील साहब के हमें क्या कहना चाहेंगी? खलील साहब के बयान की बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा भाई बहुत तकब्बुर है उनके अंदर, हकारत के साथ सबको देख रहे होते हैं, अपनी मुंह की खा रहे हैं। इतना तकब्बुर, इतनी हकारत, अल्लाह माफ करे। अब वो बातें करते करते ना वो थोड़ा डाइवर्ट होगी, उमर आदिल भी आगे बीच में, अच्छा, दोनों इकट्ठे जुड़ गए। उमर आदिल और रेशम का भी हल्का सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उमर आदिल ने अपने शोकंदा अंडा में बात की थी रेशम के बारे में और कहा था कि वो जो न्याज बनाती हैं, और अगेन वो बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा था, डिग्रेडिंग सा मतलब था। अगर आपको बात नहीं भी पसंद, आप बोल दे कि मुझे ये बात नहीं पसंद, मुझे लगता है वो दिखावा है, वो जो बात आपकी अपनी राय, आपका टेक है, पर जिस तरह उन्होंने इस बात को बयान किया और वो बात करते करते हलाल हराम, ये वो बात बहुत ही एक और वो गलत बात थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं रेशम को वो वाली चीज का गुस्सा भी था, तो रेशम ने कहा एक नु कुट पै गई, खुसरी दी रह गई। एक नु कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। मान मैं इस बात पे अच्छी, पर बात रेशम भी बहुत एक्सट्रीम चली गई। रेशम ने आगे बहुत इस तरह की बातें की जो मुझे रेशम लगा, ने ईंट का जवाब बड़ी ईंट से दिया, बहुत बड़ी ईंट से दिया। रेशम ने भी कहा कि अगर उमर आदिल बोलते तो मैं भी अपने मुंह से सारी बातें आग के गोले फेंकूंगी। उन्होंने कहा गटर हैं ये लोग, घुंघरू पहने अपने कमरों में पहने, तो उन्होंने भी डर्टी डर्टी दोनों असल में बहुत पता गंदा हुआ खेले। कुछ यूं कि उमर आदिल ने भी ना पहले पर्सनल बातों को कैमरा लेकर आए, जो अगेन इस तरह भी आप बोल सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह की बातें कैमरे पे होनी नहीं चाहिए कि जो आपकी पर्सनल कैपेसिटी एज दोस्तों की बातें होती है ना, वो जो आपकी दुश्मनी, वो बातें बाहर आनी नहीं चाहिए। तो उमर ने वो सारी बातें कर दी, कॉल रिकॉर्ड करती हैं, ये करती है, व्हिच आई फेल्ट वाज बिलो द बेल्ट वाली किस्म की थे सारे रिमार्क्स थे, और ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। और फिर रेशम ने उनके रिमार्क्स के जवाब में मैं भी कसर छोड़ूंगी। तो रेशम ने भी ऐसी ऐसी बातें की कि भाई मैंने तो अपना मामला खुदा पर सौंप दिया, इनके हिस्से में सिर्फ बर्बादी आनी है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आधा एक मर्द होता है, आधी औरत होती है। मर्द है और उनके अंदर आधी औरत है। ये अंदर की खुसरी मारी नहीं रही, और कहीं ना उठते ने तो कहते आज मैं मुत्तका लवा रेशम माल, आज मैं बुश्ता तारी देना। हाँ, उनको गुस्सा बहुत से थे। नोमान इजाज को भी बोला हुआ है, और सारे रेशम के दोस्त, तो रेशम सबके लिए एक आवाज बन के आई थी और कह रही थी कि उमर आदिल आपको डर नहीं लगता, गालियां पर उतर आए हैं, हराम हलाल पर आ रहे हैं, हराम दे कह रहे हैं, रोज ऐसी सही उठते हैं, आप कलमा बिस्मिल्लाह करके उसके बाद बुराइयां शुरू करने लग जाते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए दूसरों पर तनकीद करने पर, अपने पे भी इस्लाह करना सीखें। तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थी इनका, जरा अपने गिरबान में झांके। अच्छा, उमर आदिल ने बहुत सी बातें बहुत से लोगों के बारे में बोली हुई हैं, उन्होंने अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि उन्होंने आई थिंक मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि पॉलिटिक्स से ज्यादा हम उस तरह घुसते नहीं होते। आई थिंक उन्होंने किसी पॉलिटिकल फिगर की बात की, उन्होंने मरीम नवाज की बात भी की थी, उन्होंने किसी और के बारे में बात बोला था कुछ, तो फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। वो चाह रहे हैं कि पता नहीं क्या चाह रहे हैं, उन्होंने किसी बंदे से लड़ाई करना नहीं छोड़ा, उन्होंने एक एक बात बोली। अच्छा, यहाँ पे जब रेशम बता रही थी ना खलील जी के बारे में और सब कुछ, तो मुझे ना था कि अहमद अली बट इसमें क्या बोलेंगे कुछ सारे, अभी तो हम उनके बारे में बता रहे हैं ना, उनके तो सामने बोल रहे हैं खुशदीदी वगैरह वगैरह, तो वो क्या टेक देंगे। तो खलील जी वाली बात उन्होंने कहा भाई मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, नुमान और खलील जी की अपनी आपस की अपनी जंग है, के अंदर मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बात स्मार्ट थी। रेशम मैं भी घुसी उनकी जंग में, जब उनकी अपनी जंग अपनी लहदा चलती थी। उन्होंने कहा सुहेल और आफ्ताब जी की भी जब लड़ाई हुई थी, मैं किसी की लड़ाई में नहीं घुसता होता, सबके अपने अपने मसले। फिर रेशम ने और आगे रेशम कहती है नहीं वो मायरा खान को भी खलील जी बोलते हैं, खलील जी की सबसे जंग है, वो हमेशा औरतों के खिलाफ है, जो कि बातें कहीं ना कहीं सही थी। तो बहुत ज्यादा खलील साहब बहुत तकब्बुर है, और कहीं ना कहीं वो तकब्बुर जो है ना वो लोग पसंद नहीं करते, है ना। तो वहां पे रेशम ने एक बात की खलील जी को लेके कि वो कोठी खाना जाते हैं रात को, चोरी चोरी पता नहीं कहाँ कुछ जाते हैं, तो रात को कोठी खानों में जा रहे हैं, सॉरी टू से। तो वही जो बात हमने भी पहले बोली पहले पॉइंट में कि खलील साहब को इस बात की जरा भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने भी कुछ गलत फैसला लिया, मेरे से भी गलती होगी, मैं भी जिस तरह भी करके चला गया, उसने ललचाया मुझे, उसने जो भी किया उस बात आते नहीं कि मैं भी कहीं गया था गलत जगह पे, मैं गलत इंटेंशन में गया था। रेशम की बड़ी दिलेरी लगी कि इंडस्ट्री में रहते हुए बात कहना कि वो कोठी खाने जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं। तभी खलील साहब ने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहूंगा। खिड़कियों के पीछे बहुत सा गंद हो रहा होता है, खिड़कियां ना ही खुले बेहतर है, खिड़कियां खुली तो बस होता है, तो वो खिड़कियां उन्होंने आके जिस तरह जहाज चढ़ रहा हवा में उसकी खिड़की टूटे, जिस तरह तबाही मचती है, वही तबाही मचनी है, वही तबाही मचनी है। तो अब ये गंद की शुरुआत होगी भी है, तो पता नहीं वो अगर आगे से इनके खोलेंगे ऐसे राज खुलते खुलते खुलते। सईद नूर के बारे में भी काफी बातें की, सईद नूर वाला पॉइंट मुझे बहुत बताई। वक्त में बीच चले गए, उन्होंने इंडस्ट्री की उस वक्त की बात की जब कहीं ना कहीं राज था हमारी बॉलीवुड डिवास का, हम बात करें रीमा मीरा वगैरह। अरे बात में ना मानते कि मैंने किसी और से भी ना सुनी होती, 2-3 लोगों से मैंने बात सुनी है कि सईद नूर जी इस तरह रेशम ने बात ये उठाई कि सईद नूर साहब ने फेवरिटिज्म की, वो अपनी बीवी साइमा जी को बहुत आगे लेकर आते थे। रेशम कह रही थी कि मुझे अब इंटरव्यू में जाके कह रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मत है रेशम के, कितने गंदे गंदे काम किए, क्योंकि बीच में जब टाइम आया था, जब डिक्लाइन आया था, तो सबने मूवी जिस तरह की पकड़ी कि बस काम चलता रहे, एक्टिंग ना छूटे। तो वो कह रही थी कि आपको जब पता है, ठीक है साइमा जी बहुत अच्छी थी, उनकी पंजाबी मूवीज। कहाँ बोला था पता नहीं, अहमद ने पूछा इस इंटरव्यू में था कि अपना गाना जो आपने गंदा काम किया, रेशम गाना गया मंजियां टपनियां पै गईयां
टप्पणियां पईयां पे तेरे कोल आन। कहती मेरे बहुत से गाने गंदे, बट उन्होंने ये गाना इसी वाले इंटरव्यू में गाया था, तो कहने कहती साइमा जी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं, बट हर फिल्म आप उनको तो नहीं ना दे सकते। ठीक है, माना आपका प्यार था, आपकी बीवी थी, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए था। कहती मेरे साथ फिर बड़ी नाइंसाफी भी की है, सेट पे भी बिस्ती की, और एक दफा बीच में कहते हैं मैं दोनों का बराबर रोल दे रहा हूँ, मुझे एक गाना दे दिया, आधा दे दिया कि बच्ची खुश रहे। पहले तो गानों की बड़ा मुकाबला होता था कि किसी कितने गाने हैं, जितने ज्यादा गाने वो छा गई। हाँ, तो उन्होंने कहा मेरे सेट पे बिस्ती की कि पहले कितना मजे का वक्त था। फिल्म देंदा कौन है, तो ये सही में जब बात से मैं हट रहा हूँ, कितना मजे का वक्त था कि ऑलमोस्ट एवरी फिल्म एक एंसेंबल कास्ट होती थी कि रेशम, रीमा, मीरा, साइमा ऑलमोस्ट सभी हर फिल्म में होंगे, है ना। मजे का वक्त था, मजे का वक्त है। अब बात सबकी कर रही है, तो ये भी सवाल पूछा है मतलब भट्ट ने कि रेशम, आप लोग रीमा, मीरा की जंग अजीम में मेरे ख्याल अब जाके आप लोग दोस्त हो गए हैं जो है, बट वो इतना कुछ क्लियरली बता नहीं सकी। कहती अब जंग शुरू हो गई है, तब उस जमाने में जंग नहीं थी। हालांकि जंग तब थी, हम सब ने देखा वो क्लिप, वो नेशनल अवार्ड की सेरेमनी जहाँ पे अवार्ड मिला रेशम को, और रीमा ने वो जो हाईजैक किया भाई, रीमा की दिलेरी को कितने सलाम दूं मैं, किस तरह आप कर सकते हो। एक बंदे को अवार्ड मिला, आप स्टेज पे उसे मुबारकबाद देने के बहाने स्टेज पे घुस गए हो, और फिर आपने इतने टॉन्ट मारे हैं कि सईद नूर साहब की अगली फिल्में तो मेरे साथ ही हैं। बहुत खुश हूँ कि आगे सारी फिल्में नूर साहब की मेरे साथ हैं। और नूर साहब के फेवरेट तो मैं ही हूँ। सब कुछ आके वो सारे लेके, मीरा बेचारी भी आ गई थी स्टेज पे, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मीरा मुझे बहुत, और वहां पर रीमा टॉन्ट मारा, मीरा मेरी हर गलत काम में पैरवी करती हो तो यहाँ भी आके पैरवी करो। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मीरा हमेशा लगती है कि बहुत सीधी है दिल की, वो कभी कुछ नहीं होती, बट रेशम ने क्या वो पता नहीं इधर की उधर लगा के लड़ाइयां चुगलियां वगैरह होती हैं, तो वो अच्छा आई डिसएग्री विद दिस। मैंने रेशम की बात मुंह पे भी बोली है, और इसमें कॉल करेंगे शो के बाद, रोमिन तू जाग दोस्ती का मीरा देना कि उन्हें लगता है कि मीरा थोड़ी जरा है, बट उनको शायद उनकी वो बातें करती हैं, मुझे लगता है बड़ी सीधी सी हैं। पर देन लेकिन यहाँ पे एक बात समझना अहम है, हमारी बत्ती जल बुझ रही है, इशारा है कि रेशम पहुंच गई यहाँ पे। बेसिकली वो ये बात कहना था कि हर इंसान का ना, हर इंसान का एक डिफरेंट भी होता है, पर्सनालिटी कह लो, बॉन्ड कह लो। तो मीरा मेरे लिए कुछ और है, रेशम लिए कुछ और है, रीमा के लिए कुछ और होंगी। हर किसी के साथ किसी ने कोई किसी की लाइफ में हीरो होता है, तो मुझे थोड़ी लगती है सीरीज होती है, मुझे वो नाइफ सी लगती है मुझे वो। खैर बीच में शादी की बात भी, तो उन्होंने कहा मैं तो शादी करना चाहती हूँ, बस कोई ज़हनी तौर पे मिले तो। दो ज़हनों का एक राब्ता होता है, कम्युनिकेशन होता है। रेशम की बातें काफी बहुत अच्छी बीच में गई थी कोविड के बाद। अब ज्यादा लोग ना बस टॉक्सिक हो गए, सबको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। मुझे लगता है कोविड के बाद लोग ज्यादा टॉक्सिक हो गए। तो रेशम को अगर आप रेशम से बातें करें ना, उनकी भी बातें सुने, तो आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बातें होती हैं, बड़ी ऑन पॉइंट होती हैं, और भी बातें होती हैं। गेस मैंने वही इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेशम की। तो बात करते हैं रेशम की लेटेस्ट फिल्म जो आई थी पिछले साल, गुंजल, जो भी प्रीमियर हुई सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में सिनेमा जो लगने वाली है, तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि हमारी फिल्में इंटरनेशनल जा रही हैं। और सऊदी अरेबिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, वहां पे बहुत से फिल्म फेस्टिवल भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट अगेन इज अ बिट बिटर स्वीट, बिकॉज़ वो एक थोड़ा बिटर स्वीट भी है कि लोग भी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में सब कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक अलग डिबेट है, तो हो रहा है। तो फिल्म वहां पे प्रीमियर हुई है, तो ये खुशी खबर है। और जहां पे ये फिल्म वहां पे प्रीमियर हुई, वहां पे लीच का जहां बाहर प्रीमियर हुआ था, लीच ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। अपेरेंटली मैं उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा था, बिगेस्ट ओपनिंग एवर फॉर अ पाकिस्तानी मूवी इन लॉस एंजलिस हॉलीवुड, जो मुझे थोड़ा झूठ लगा वैसे। कोई वैसी जगह तो सिर्फ एक ही सिनेमा था। वहाँ पे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, तो कहा लीच। ये मुझे थोड़ी बात में सच्चाई नहीं लगी। बाकी बातें अपनी जगह, मजाक अपनी जगह। लीच को देखने के लिए मैं एक्साइटेड थी, ये मोमेंट भी जानता है, ये आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, लीच ने एक रिकॉर्ड पाकिस्तान में कायम किया है, लाहौर में खास तौर पे बात करूं मैं, तो मोस्ट जल्दी उतरने का रिकॉर्ड से नमाज से, जो वीकेंड उतर गई से नमाज। मैंने कहा था ये माने ना माने, मैं अपनी जिद्दोजहद करके, अब मैंने कहा था मंडे को अगर लगी रही हम देखेंगे जाके, तो उतर गई। बट जो फिल्म 3 दिन उतर गई उसका क्या रिव्यू करना है? बस मेरे लिए मुश्किल और था, मुझे डीएचए पास पड़ता, मुझे लगता है मैं अपने घर में ही देख रही हूँ मोमेंट के बगैर, मुझे पड़ता दूर में ना ही जाऊँ, तो वो फिर कहीं ना कहीं मंडे का वेट किया, मंडे तक उतर गई, तो सॉरी गाइस। मैंने बहुत देर बाद देखा कि फिल्म 3 दिन ऑलमोस्ट उतर गई है, जो प्रॉपर एक हम की बैकिंग थी, प्रॉपर फिल्म थी। मतलब छोटी मोटी फिल्में तो आती हैं, वो तो उतर जाती है एक दिन में, और एक प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर था ऑन बोर्ड, और 3 दिन मतलब बाहर प्रीमियर हुआ था, कराची में प्रीमियर हुआ, उसका 3 दिन उतर गई। उसमें दुख की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे शो के आखिरी पॉइंट की तरफ, जो खास तौर पे ईमान ने दिलवाया है। ख्वाहिशें करने से मुझे लीच देखने की ख्वाहिश थी, मुझे इसे किताब पढ़ने की ख्वाहिश है। हमजा अली वासी की बुक लॉन्च हुई है, जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट होपफुली सून यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। वहाँ पर वो अपना सब डिस्कवरी बता रहे हैं इस्लाम को लेके वगैरह, तो आई वांट टू नो हिज पर्सपेक्टिव। आ तो जाएगी इवेंचुअली, बट अभी नहीं ना आई, तो मैं चाहती हूँ फौरन ये बुक पढूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट
वेट करना चाह रही हूँ। मैं भी वैसे पढ़ना चाहूंगा $20 की बुक है ये। यहाँ पर आई थिंक अगर वो सेम प्राइस में होगी तो 6,000 तक की बन जाएगी। यहाँ पे मुझे लगा सस्ती कर देंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ। मुझे बात कभी समझ लगी, बात शायद कोई मुझे बता सके। मेरे बचपन का एक सवाल है कि हम जब बुक्स लेते हैं ना बचपन में, तो भी लिखा होता है $, इतना, पाउंड इतना, तो जब भी उनको मैं कन्वर्ट करता ना हमेशा सस्ते होते थे। तो मैं कैसे है ये कि वो बुक अगर है $4 की, यहाँ पे पता मुझे बुक्स बाहर महंगी हैं, कुछ चीजें जो यहाँ पर सस्ती हैं। मैंने खुद बुक का एक दफा और ये मैं पायरेट बुक्स की बात नहीं कर रही, असली बुक्स की बात कर रही हूं। पता नहीं क्या आता था। हाँ कुछ था। मैं भी अभी देखती हूँ ना कभी-कभी रीडिंग्स वगैरह पे, तो मैं प्राइस मैच करूं। बाहर महंगी होती है, अगर मैं बाहर से मंगवाऊंगी तो उनको महंगी पड़ेगी, तो मैं कहती रहने दो। यहाँ पर आएगी देखा जाएगा, तो बुक्स का ही होता है। इस नोट हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट तमाशा। जी हाँ, अभी अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले बात मैं करना चाहूंगा एक कमेंट के बारे में जो ईमान ने भी शूट से बिल्कुल कुछ देर पहले पास किया। वो क्या था कमेंट? कि मैं थोड़ा बोर हो गया और मैंने कहा देखा, यही बात मैं लास्ट वीक से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा बात भी की, और ईमान ने मुझे कहा कि मोमिन का जी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, ये तो बहुत डिस्कनेक्टेड हो चुका है, ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं लास्ट वीक की बात बोल रहा था कि टास्क हो या लड़ाइयां हो रही है, मजा भी आ रहा है, हम एंजॉय भी कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं समथिंग इज अ मिस। मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बट कुछ मसला है। मुझे लग रहा है पता नहीं इस दफा जो भी एडिटिंग टेबल पे बैठा है ना, वो कोई कनेक्शन नहीं दिखा पा रहा, ना दोस्तियां ना ग्रुप से बन रहे, कोई दोस्ती कहां पे नहीं पता चल रहा, किसके साथ है कुछ नहीं पता। कभी कोई बात भी कर रहे थे, पता नहीं चलता क्या बात हो रही है। बाकी जो रही से कसर कोई लड़ाई होती है, बादशाह सलामत आ जाते हैं, एक टीचर डंडा पकड़ के सबको डंडे मारते बादशाह सलामत तो सीजन 1 से आ रहे हैं, तो सीजन 1 से ही मसला, उनसे वो किसी को सांस नहीं लेने देते। सांस तो लेने दो। मुझे बादशाह सलामत का ना इस दफा एक चीज जो मुझे लग रहा है वो ये हुआ है कि कहीं ना कहीं बादशाह सलामत की बातें ना स्टेटमेंट्स आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। मतलब एट वन इंस्टेंट बादशाह सलामत घर के अंदर आएंगे और कहेंगे तुम लोग क्या कर रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, मस्ती नहीं प्रोवाइड कर रहे। जिस तरह मतलब ज़ुबैर जानवर को डंडा नहीं मारता कि चलो करतब दिखाओ उस तरह अगर डंडा मारते हैं वो सब तरह से एक्टिव होते हैं, हम कुछ करेंगे, मस्ती करेंगे और कंटेंट मतलब लाइन जो भी करते हैं। उसके बाद रात को बात चलेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तमीज नहीं है, ये क्या तरीका है करने का। खुद बातें आपस में बादशाह की नहीं मिलती, अपनी मर्जी से बता दिया करे। मेरे हस्बैंड बेचारे ने ना मानी की एक बैठक लगाना शुरू की हुई है, जिससे बादशाह सलामत खुश नहीं है। बादशाह सलामत आके क्या ही देंगे, ये वाली बड़ी बकवास बैठक है। ऑफ कैमरा बता दे, आप ऑफ कैमरा आपके प्रोड्यूसर जाकर उनसे बात कर सकते हैं, हल्का हल्का बता सकते हैं। ये हर जगह होता है, थोड़ा गेम को थोड़ा कर सकते हैं कि आप लोग इस तरह करो उस तरह करो। टास्क के वक्त खास तौर पे बात मैं हर साल बोलता हूं, जब टास्क को ऑफ कैमरा एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लो, दिखा दो, उन्हें बता दो। और आपका कौन सा लाइव बड़ा प्रॉपर चल रहा होता है, बड़े बड़े मुद्दों पे तो आपका लाइव बंद हो जाता है, यूट्यूब से क्लिप्स उतर जाती हैं, तो फिर आप भी आराम से कर सकते हैं किसी पॉइंट पे 5 सेकंड के लिए 5 मिनट के लिए बंद कर दो। मुझे लगा बादशाह सलामत ना टास्कों को लेकर जो इंस्ट्रक्शन है ना वो कहीं नहीं खुद तो भूल जाते हैं। अब मैं कल की टास्क की बात ही करूंगा। मंडे को टास्क जो अनाउंस हुआ वो हाथ वाला, तो उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन सुना, जिसके बाद बादशाह ने कहा ये टास्क घंटा भी चल सकता है, ये पूरी रात भी चल सकता है, ये 1 घंटा भी चल सकता है, पूरी रात भी चल सकता है। तो मेन खुशी यही थी कि आ गया पूरी रात वाला टास्क, मजा आएगा। आज जब पूरी रात टास्क होगी फिर कहते हैं आप लोग पूरी रात क्यों किया, आप लोग मुझे तंग करते वगैरह। ये बातें आप ऑफ कैमरा कट लगा के बता सकते हैं कि भाई ये टास्क है, आप लोग चाहे तो छेड़ाछाड़ी भी कर सकते हैं। वही बिग बॉस अगर हमें तड़का लगाना है, वी तो लव दैट, क्या पानी फेंक लो, कुछ करना कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। आपकी मेडिकल टीम ने कहा था कि अब भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, अकड़ जाएंगे वहां पे सारे, तो यही फैसला पहले की नहीं हुआ, पहले 2 घंटे बाद की नहीं हुआ, 3 घंटे 4 घंटे 11 घंटे बाद उन बेचारों को भी तोड़ के उसके बाद अब कहते हैं हमने फैसला कर लिया है। इंस्ट्रक्शन एक तो नहीं कर पा रहे, और ईमान की बात से मैं एग्री करूंगा, उन्हें चाहिए कि जरा एक रोबदार अंदाज में आए। एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा था कि बादशाह को भी चाहिए एक फाइल ना फोटोकॉपी अपने पास भी रखा करें, कंटेस्टेंट भी पढ़ा करें, बाद में बादशाह भी फैसला देते वक्त पढ़ा करें। घर में एक एनर्जी है, बंदा चुस्त हो जाए, अदनान आ गया भाई बादशाह साहब क्या बात है, बादशाह खुद ढीले से डलते आते हैं, जो करता बोल जाते हैं। खैर स्टार्ट करें। भाई शुरुआत करते हैं मंडे के दिन के साथ। तो मंडे के दिन की शुरुआत हुई, मैं नहीं बोल दी लोगों, मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा, उसके बाद भाई साइमा और अनम की थोड़ी सी लड़ाई हुई जरा गार्डन की सफाई को लेके। पहले मुझे बीच में पता नहीं चला शॉट आया कि दानिया ने सुना तो नहीं होगा, कल जो हम बात कर रहे थे वो दानिया ने सुनी तो नहीं होगी ना, पता नहीं क्या सुनना था महानूर का, हमें पता नहीं चला। एयरवेल हमें बताना पसंद नहीं किया, तो कुछ हुआ था जो दानिया ने सुना या नहीं सुना हमें नहीं पता। अक्सर जगह ऐसा होता है कि बातों का ना हमें पता है किस चीज की बात हो रही है, अगर नहीं पता तो ना लगाओ। ये 5 सेकंड का बिलाने क्या थूकी तो मेरी ओसीडी ट्रिगर होगी। क्या था दानिया ने जो सुना, हमें पता नहीं दानिया ने क्या सुना। पहले दोबारा रीप्ले करती, अनकट पे देखती, कहाँ देखती। सॉरी मैं इतनी चीजें नहीं देख सकती। पता है आपकी मेन एपिसोड शुड बी सफिशिएंट, सारा कंटेंट वहां पे, अनकट शुड बी एक्स्ट्रा। कहते हैं ना से कि अब
एक्स्ट्रा तड़का। आप जब पढ़ाई करते हो एग्जाम के लिए कहते हैं आपका मेन आपका सिलेबस ये है, ये एक्स्ट्रा अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए मेहनत और करनी आप कर लो, अब तो यही नहीं होता कि आपका मेन अनकट में मुद्दे हो उनकी बात यहाँ पर भी हो। हाँ, तो ये मुझे भी पर्सनली ऑफ लगता है। साइमा ने मुझे लड़ाई हुई वो उस चीज की सफाई को लेके, उसके बाद सबने पर्सनल स्ट्रगल्स की बात की। स्ट्रगल से पहले साइमा ने अंडे की बात की। साइमा बड़ी बहुत भूखी लगी, कहती है अगर एक टोटा भी अंडे का होगा ना उसकी भी 17 हम लोग इससे बनाएंगे। हम लोग भी उस पूरे अंडे की बात कर रहे थे कि पूरा अंडा 17 लोगों में बटा था, कहते इतना सा भी उसके टोटे 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 करके सब में बटेगा, इतना टुकड़ा भी होगा ना तो वो भी 17 लोगों में बटेगा। तो भूखी गई। और उसके बाद फिर स्ट्रगल्स की बात हुई, शयार की रोए बहुत ज्यादा कि मेरी वाइफ ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे फैमिली दी। जोया का स्ट्रगल देख के मुझे काफी कुछ फील हुआ। उसके बाद ईमान ने थोड़ी सी मस्ती की कि मेरे हस्बैंड को मैंने प्रोटोकॉल दिया, तो सब कभी ताड़े प्रोटोकॉल ते कभी साडे प्रोटोकॉल। फिर सोनिया कभी ताड़े प्रोटोकॉल ते कभी साडे प्रोटोकॉल। यार मुझे ईमान से प्यार हो गया, पता नहीं क्यों। वो बहुत मजा आता है। मुझे चिढ़ थे, आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्यार उनके लिए बढ़ता जा रहा है। सिर्फ फर्स्ट डे जब चमकादड़ बन के आई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता प्यार बढ़ता जा रहा है। वो एक ऑनेस्ट सीधी दिल की बंदी है, मतलब कोई फेक नहीं कर रही है ना। मुझे अभी तक नहीं समझ लगा उनकी एज क्या है। ईमान जी क्यों कहते हो? बड़ी है वो शायद नहीं। ईमान कोई बड़ी नहीं चीनी, पता नहीं, आप लड़की सी है। मुझे मेरे मन में लड़की थी बस, पता नहीं उस समय ईमान अगर बड़ी भी हुई ना हद है तो 32-30 से ऊपर की नहीं है। ईमान जी साइमा को तो वैसे बीमारी है छोटी बेबी बनने की। नहीं, पर मुझे लगता है शायद ईमान जी के बच्चे कुछ है इनकी, पता नहीं। ईमान जी मुझे इतना बुरा लगता है, हर कोई ईमान जी कहता है। अगर 45 की बना एक लोग नकली है, वो भी नकली खबर है, मैं नहीं मानता। मुझे सबकी उम्र जाननी है। हाँ, पता नहीं, तमाशा का जाना पड़ेगा क्योंकि उम्र पूछने के लिए, है ना। अनकट में होगा मोमेंट, हमें अनकट देखना पड़ेगा। तो उसके बाद टास्क आया। अच्छा, बादशाह इस्लामत ने इस दफा मुझे जवाब दे दिया। उन्होंने अपने पेपर में लिख दिया कि मेरी मर्जी में जितने मर्जी लोगों को बचाओ। ये बात ये उन्होंने मुझे भी क्लैरिटी मिल गई कि हम कहते हैं कि एक बंदे को बचाना है, 2 को 3 बादशाह के हाथ में। चलो ठीक है, इतनी आप लिबर्टी दे देते हो। हाँ, बादशाह की मर्जी हो कि एंड पे जो बादशाह के फेवरेट्स अगर लोग आ गए तो बादशाह ज्यादा बचा लेंगे। बिग बॉस अंधाधुन 22 का मुजाहरा करता है। बिग बॉस हमेशा एक बंदा जिसको इंचार्ज रखते होते हैं वो कहते होते अपनी मर्जी, ताकि लड़ाइयां हो घर के अंदर उस तरह से। तो ये खैर चलो बादशाह की अपनी मर्जी में, इनका चलो ठीक है। टास्क है अयाज ने कहा मेरे हेल्पर भी 4 है, बेनुमान, आगा, महानूर और शहरियार। शेरी। उसके बाद भी टास्क स्टार्ट हो गया, सबने अपने हाथ रख लिए वहां पे। सबसे पहले मैं टास्क में एयाज की बात कर लूं। एयाज की कोई नहीं सुनता। मुझे एयाज पे इतना बुरा लगा, क्यों नहीं सुनते? एयाज फुल स्मार्ट इंसान है। उन्होंने कहा सीटें मैंने पता नहीं भीतर से बड़ा प्लान बना के आए थे कि मिडिल में मैं किसको बिठाऊंगा। मैं नोट किया करती है तांडव। हुमना तो हर टास्क में हर चीज में लड़की तांडव करती है। हवाओं से लड़ती है, उसको लड़ने दो। मुझे एयाज की किसी ने नहीं सुननी है। नहीं, मुझे बड़ा तरस है, कहते मैं कर रहा हूं गेम को कंडक्ट करने का, तो आपके ऊपर है नहीं, हम जहां मर्जी बैठे। बेचारी किसी ने नहीं सुनी। उसने हमरा रिक्वेस्ट की, बैठा हमरा छोटी उम्र में, वो बड़ा भी है उम्र में भी हर तरह से, तो नहीं कहती मैं यहाँ बैठ गई, मैं यहाँ से नहीं हिलना। तो उसके बाद टास्क स्टार्ट हुआ, पहले अनम आउट होगी। अनम क्या है? मेरा पूरा हाथ लगा, आपने यूं भी किया और यूं भी किया। अनम को मैं नहीं समझ पा रहा। अनम ने प्रॉपर ऐसे अच्छा, डे 1 से पूछता कि एक सीनियर एक्टर है, एक मैच्योर खातून है, इंडस्ट्री में काम की है, वो लड़की का तो दिमाग पता नहीं किधर हवा में घूम रहा है। प्रॉपर था, वरना बाकियों को था ना पता नहीं हुआ कि नहीं, उन्होंने ऐसे करके उठाया, ऐसे करके उठाया, उसने प्रॉपर ऐसे करके किया है। अभी टास्क स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है वो टास्क था जो राशन वाला वहां पे इसने मतलब बच्चे पहले फेंक दिया था। अनम बहुत बावली है। हाँ, थोड़ी वो इस तरह की बावली हरकतें करती है। उसके बाद आगा ने हाथ उठाया, आगा भी आउट हो गया। अच्छा, आगा मैं नोट किया बहुत ज्यादा हमेशा बातें करते हैं टास्क में, ये करना है वो करना है। आई डोंट लाइक आगा एट ऑल। बस आगा मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आती है आगा से। नेगेटिव लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आगा अपनी गंदी शैतानियां लेके इधर उधर घूमते हैं। उसके महानूर की उंगलियां उठी, महानूर भी टास्क से आउट होगी। अभी महानूर ने स्टार्ट कर दी बात कि भाई सब जरा जोया के लिए सैक्रिफाइस करें, हालांकि बात स्टार्ट हो जाई थी। हाँ, अकील ने मुझे बोला वहां पे, अकील ने कहा कि भाई अगर करना था पहले करते ही, अब क्या खुद निकल गए तो आराम से आगे। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, हाँ मैं अभी भी हटाने को तैयार हूँ, अगर जोया के लिए से हटाते हैं। फिर वो जिहा निकल गई, फिर ईमान निकल गई, और वहां पे अकील की और अनम के रिश्ते को लेकर बात शुरू हो गई। शर्माते थोड़ा सा मुझे इतना फनी लगा ना कि कभी बाहर वालों का सोचा है और हल्का सा शर्माए मुस्कुराए, तो दोनों का चुने। उसके बाद साइमा भी आउट हो गई, और फिर साइमा और अनम ने बात की, और कहीं ना कहीं माननी और अनम का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। हाँ। अनम के लिए रिश्ता ढूंढ दो, मेरी माँ को रिश्ता कहता है कि अच्छा, मुझे पर्सनली लगा था कि जो अनम है वो जरा अकील की तरफ चाह रही थी करना। अकील की तरफ से कुछ नहीं मिला। अकील तो सीधा मुंह पे बिस्तियां करता है कि जा बीबी तू मेरे पीछे पड़ गई है, क्योंकि अकील को कहीं और कुछ और देखना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं करते करते बेचारी वजिया के साथ है। अकील सुना है मैंने अनकट में लोग देख रहे हैं। मैंने तो सुना है कि अकील बहुत दिल फेंक से हैं, ठीक है। अकील वैसे फ्लर्ट शर्ट करते हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग, आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग, तो ये मस्तियां शस्तियां करते रहते हैं। तो उनका मैं क्या करूं तेरे साथ, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके बाद एज वाली बात भी वहां पे शुरू होगी। फिर थोड़ी अभी इतनी ग्रैंड, मतलब सॉरी, अभी ग्रैंड कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। अभी बात अच्छे नोट पे जा रही थी कि साइमा से रिश्ता कर लो,
और मतलब नहीं व्हाई नॉट। अकील ने बात बोली थी कि अच्छा अकेले बोलती थी, मैं साइमा की बात करता हूं। अकील ने कहा था करवा लो, बाद में ये भी नहीं मिलना। तो फिर उन्होंने बात पकड़ी, उनका क्या मतलब ये नहीं मिलना। फिर अकील ने बड़ी तरह से कवर करने की कोशिश की कि मैं तो कह रहा हूं फिर उनकी भी शादी हो जाएगी ना, ये नहीं मिलना। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते कि भाई ये एक सेकंड, बाद में ये रिश्ता भी नहीं मिलेगा। हाँ तो सही कहा क्या था ना। मतलब है? ऑप्शन है, कर लो। उसके बाद नुमान भी टास्क हो गया आउट, और उसके बाद हुमना को देखने में जिहा बैठ गई। और हुमना को लगी आग। अब मुझे ये भी नहीं समझ लग रहा वजीहा कौन से टास्क में हुमना ने देखा था, मुझे लगा था दोनों दोस्त हैं। किसी टास्क में हुआ होगा ना। अब मुझे मेरे माइंड वो अगर इक्वेशन किसी की याद रहती ना तो ये अलियास पे ये बदला ले रही हैं, ये सब मेरे साथ देखने के इन्होंने, मैंने इनको देखा था। पर मुझे अच्छा लगा दोनों की लड़ाई हुई, दोनों आपस में एक दूसरे को देखे, इनका जंग शंग टाइप हुई। तो आप इस बात में बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो रही हो। मैं तो इतनी ट्रिगर नहीं हो रही। और उसके बाद वो फैसला नहीं हो पाता कि हेल्प करना है नहीं करना, कुछ लोगों के बाल बनाए जा रहे थे, कुछ लोगों का सब कुछ किया जा रहा था। अगर पानी सबको मिलना है तो उसने जो शानदार हाँ, पीला क्या था। exactly, हाँ। और अगर उसको वॉशरूम जाना पड़ना था, पता नहीं इसमें अनफेयर क्या था, बेचारी की तबीयत खराब थी। मुझे लगा पहले पानी नहीं दे रहे, पानी लाओ नहीं कर रहे। तबीयत ना जनरली बहुत खराब है, तुम लोगों को पता है इन्फेक्शन है। Which would make sense कि टास्क करने अलावा है। पानी जब सब पी रहे, उसको जो शानदार का मसला का था, इतना मुद्दा बना, इतना मुद्दा बना। मेरी तबीयत खराब है। मुझे हुमना से बहुत चिड़चिड़ी आ रही है, पता नहीं क्यों। हुमना बिला वजह हर मतलब मुद्दे में घुसती है। मुझे हुमना माही वो पूरा टेबल था बिला वजह हुमना घुसती है मुद्दों में, और मतलब बड़ी नेगेटिव स्ट्रीक लगती है मुझे हुमना की कभी कभार कि मतलब मसला किसी और का, मतलब हर टास्क में, अभी आज वाला टास्क में हर टास्क से बिला वजह चिचिचिच करती है। हाँ, कुछ थोड़ा मुझे भी लगता है अनोइंग हो जाता है एक पॉइंट पर कि ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी सुकून से भी चल रहा होता है। अकील आराम से बात कर रहा था कि भाई मुझे भी अकील बहुत पसंद है, तो मुझे लगा था उसके साथ फेयर किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात है, मैं कहना चाहूंगा कि अनम बीबी कुछ देर पहले यहाँ पे कह चुकी थी कि मैं सोने जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। कमरे की लाइटें बंद हो गई, हम सोने जा रहे हैं। तो अब अनम राम से जाके सोए, टाइम भी 11-12 तक बच्चों की रात का। तो अनम का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो चुका था। अनम को पता नहीं क्या सूझी, फिर दोबारा आ गई किचन में। अच्छा, अनम जान जान के ना घुसती है कभी कभार, और अनम का मुझे थोड़ा दुख भी होता है इस बात को देख के कि अनम खुद ही कहती है कि मैंने इतना काम किया, मैंने फिल्में किया, मैंने टीवी किया, बट आप बहुत मुझे भूखी लगती हो कैमरे के लिए, फुटेज के लिए, बिला वजह के आप मुद्दे बनाती हो। और मुझे तरस इस बात पर आता है, आपको जब मुद्दा मिल जाता है आपको मुद्दे पे खेला भी नहीं आता। साइमा ने इतना बड़ा अटैक किया, आपको पूरा घर ऐसे सर पे उठाना चाहिए था। आपको पता चला उस अटैक में मुझे भी इतना ज्यादा फील हुआ। अटैक उन्होंने क्या फील किया, चाय मुझे थोड़ी दिया, चावल मुझे थोड़ी दिया, इस चीज को फील करती है। इतनी बड़ी बात थी कि आपकी शादी नहीं हुई और वगैरह वगैरह, शादी करवा वापस आ गई चाय वाली बात पे, चाय थोड़ी मिली। फिर उसने कहा आप बुग़्ज़ रखती हो, आपकी शादी नहीं हुई, तभी आपकी शादी नहीं हुई आज। साइमा आप भी पता है, मुझे कभी कभी समझ लगता कि आप और अनम कहीं की एक ही कश्ती के सवार हो। आपकी एज मुझे नहीं पता, बट आप मोरलेस एक ही एज ग्रुप में हो, तो आप उसे किस बना पे कहते तुम बड़ी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं हैरान हूँ, इस घर में कोई साइमा को शीशा नहीं दिखाता कि साइमा साइमा, किसी को आंटी कहते थे, किसी को अंकल कहते, कोई नहीं कहता कि साइमा। साइमा को 30s में होगी। हाँ, मुझे नहीं पता साइमा को कुछ कहता क्यों नहीं है, पता नहीं। इस घर पे एज का पता बहुत ही है ना। वो जो डायरेक्टर है, उनका नाम मैं प्रोनाउंस कर नहीं आता मुझे, एम नाइट शायमालामान, जो अभी जिनकी ट्रैक अभी देखी थी हमने, तो उनकी फिल्म लगता है कुछ चलती है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम ऑफ कॉन्सर्ट बहुत ही अजीब सा है यहाँ पे। जो भी जिसकी मर्जी होती है उसके अयास के पीछे पड़ी हुई है। अयास को अगर आप अंकल बोल रहे तो फिर आप तो पता नहीं क्या हो, सॉरी टू से। मुझे टाइम का कॉन्सर्ट इस घर में बहुत ऑफ है। ईमान जी हैं, साइमा नटखट कली है, अयाज अंकल हैं, बट अनम छोटी है। मुझे नहीं पता किसकी क्या एज है। एज प्लीज, मां नूर और दानिया में 17 साल का फर्क है। प्लीज एक दिन सबकी उम्रें बता दे। ताकि हम भी जरा हमें क्लैरिटी मिल जाए। एयर के मेकर्स हमें सबकी एज बता दें, या किसी कमेंट में किसी ने अनकट में कहीं देखा तो प्लीज हमें पूरा बता दें, सबकी उम्र बता दें, ताकि हमें पता हमने किसको क्या समझ के बात करनी है, लिंक करना है, कौन क्या नहीं पता चलता मुझे कभी कभार। खुद नहीं पता, तो प्लीज आप बता दें क्या है। खैर लाइफ स्टार्ट होगी, और मैं इस बात पे हैरान था कि साइमा जो है खुद इतने बड़े बड़े अटैक करती है, अगला बंदा उसे एक हल्का सा बोल देना कि आप जेलस है, आप बदतमीजी, आप पर्सनल जा रही हैं, आप पर्सनल जा रही हैं। पढ़ाई का पता नहीं, उसने कुछ बोल दिया, पढ़ी लिखी होती तो ऐसा ना करती, वो बड़ा फील किया। साइमा ने कहा मेरी हंसी पे आपने किया तो पर्सनल अटैक है। किसी की हंसी पे बात करना ये पर्सनल अटैक कैसे है? साइमा थोड़ी सी पता नहीं क्या है, तुम जाहिल हो। उन्होंने कहा ना साइमा को, उसने कहा तुम कौन से कॉलेज में पढ़ी हुई हो। पर उसको फील किया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। साइमा ने वहाँ पे अपने आप को फील किया, फिर वहाँ पे उसने अटैक किया। उसने कहा मैं तो माँ बाप फैमिली के साथ रहती हूँ, तू टुकड़ों में पता नहीं कहाँ रहती है। मेरी पूरी फैमिली भी है, इस तरह टुकड़ों में नहीं रहती आपकी तरह। ये बड़ा अटैक था, ये भी अटैक था बड़ा, ये भी बड़ा अटैक था। तो दोनों तरफ से बड़ा बड़ा अटैक हो गया। साइमा को भी ना बड़े अटैकों का पता चलता नहीं है, दोनों को नहीं बचता। साइमा छोटे अटैकों को बड़ा बना लेती है, बड़े अटैकों पे रह जाती है। बड़ा अटैक था कि भाई हमें तो फैमिली के साथ, तू उसने कहा ना शादी करो, तो साइमा ने कहा ना मैं शादी तैयार नहीं हूँ। अना बड़ा करार जवाब दे सकती थी कि कब तैयार होगी, कब्र में जाके। क्योंकि उनकी लड़ाई में किसी भी तरह आपने बस करना है। अब आपने लड़ाई में ऐसी बातें करनी है, आप गालियां नहीं दे सकते, आप किसी को मान सकते हो, गुस्सा चढ़ाना है आपने। लड़ाई में ऐसी बातें मतलब बोलता है, बातें करते हैं, दूसरे को हिट करने के लिए टेंशन नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, बातें चलती नहीं। अभी अब
किसने ईमान जी साइमा ने एक और अच्छी बात बोली। साइमा का अनम आपको कहीं अटेंशन नहीं मिलती, आप बिला वजह बढ़ते बचती हर जगह जाके और आपको हर जगह भगा देते हैं। मैंने पहले हफ्ते ही बोल दिया था कि हर जगह खड़ी होती है, कोई मुंह नहीं लगाता पूरे घर में। मेरे को बावली अनम ईमान जी को कौन कहता है? आई थिंक अनम कहती है कि बड़ी हैं आप, जरा देखिए। कहती मैं क्या करूं, तुम तो चली गई थी सोने के लिए, दबा होती है अंदर अपने कमरे में। और फिर 11 बादशाह के बाद आप सब टास्क को समझ नहीं पा रहे, डीले क्रैक करने वगैरह वगैरह। शहरियार ने कहा मैं टास्क से आउट हो जाता हूँ, और फिर 11 घंटे टास्क को चलते हो गए तो बादशाह ने कहा आप सबकी उंगलियां यहाँ पे रुक जाए। मतलब मैं हैरान हूँ, बिग बॉस के घर में पूरे दिन डब्बों के अंदर रह लेते थे, सब कुछ होता था, यहाँ पर मेडिकल टीम आ गई वगैरह आ गया। मुझे लगता है पता है कभी कभार क्या, एक मेरी हमारी इंडियन है फॉलो नवनीत, उन्होंने कमेंट किया था जो मुझे बड़ा वैलिड लगा। मेरे दिमाग पर उस वक्त नहीं गया था, अब मेरा दिमाग उस तरफ जाने लग गया है कि रात को जब भी लेट होता ना कि तो सो जाओ, बाहर ना निकलो, टास्क कम कर दो। मुझे रात को जाता है कि रात को हमें ना फुटेज रिकॉर्ड ना करनी पड़े या कैमरों को साफ कुछ करना आता रात को उन्होंने कि रात का फुटेज ना करना पड़े। हालांकि ज्यादा मसाला आता ही रात को है। कोई सो जाएगा, बाहर 2 लोग बैठ के खुसफुस करेंगे, बिच्ची करेंगे, रोमांस, वो खैर में दिखाना नहीं आपने। सब कुछ जो होगा वहां स्टार्ट होता है। मान दोस्तियां ऐसी होती रात को होती हैं नहीं हम तो बातें करते हैं। बिग बॉस में क्या होता है रात को? गॉसिप वगैरह होती है, मोहन का रोमांस पता नहीं कहां पे है, बट नहीं गॉसिप वगैरह होती है, मस्तियां हो रही होती हैं। वो सब एक कमरे होते हैं इसलिए वो रोमांस कर लेते हैं चादरों में से दूर देख देख के, है ना। बिग बॉस में मान वो बस कर दो, आपकी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन आ गई है। मान मजा आता है प्यार देखने का। अभी होता है बिग बॉस तो प्रोमो क्या करता वजीहा और अकील का ला 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 ला, और वहां पे फिर महानू कहती अकील आप तो सबसे इस तरह करते हैं। तो एक एंगल था ना, एक प्लॉट था, 4 किस्से निकलेंगे आपकी एंगल बहुत से। अब ये भी नहीं पता किसकी, मुझे पहले लगता था शरियार की शादी का, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ना, तो मेरे माइंड में पता नहीं महानूर शरियार बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद महानूर पसंद करते हैं कुछ, अब नहीं पता था मुझे एंगल का। सब वजीहा की शादी हुई है कि नहीं, वजीहा भी छोटी तो नहीं है, मुझे वजीहा की एज बड़ी लगती है। अगर सब यहाँ पे जी चल रहे हैं तो वजीहा इतनी थोड़ी सी कम सिन कली क्यों है, तो पता नहीं किसकी एज क्या है। उसके आगे बढ़ते हैं। और आज के एपिसोड स्टार्ट हुई ट्यूसडे की, हमारी शुरू की 5 मिनट की मिस होगी, हमारी केबल नहीं आ रही थी मैंने मोबाइल पे लगाया। क्या एयरवेज ऐप डाउनलोड, आप सब भी डाउनलोड करें और वोट करें, कुछ हमें बार-बार रिमाइंडर मिलता है 100 दफा। मेरे पास तो एयरवेज ऐप डाउनलोड थी, मैंने वहां पे देखा तमाशा। हां, और थोड़ा सा स्किप हो गया, मेरा गाना रह गया, मैं वहां पे थोड़ा सा जरा डिसइंटरेस्टेड होगी, मेरा गाना रह जाता है तो मुझे। उसके बाद कल के टास्क की बात चल रही थी कि टास्क लंबा चला, और वो टोटकी और थी, दानिया ने अपना आग में हाथ सेका तो दानिया बच की, बाकी सब बेचारे ठुकराए भी रह गए। वो बता रही थी कहीं ना कहीं के हाथ सेके पहले इस पे। और मिलकर जोया को जिता देना चाहिए था। माही यहाँ पे मुझे सही लगी, 11 घंटे बैठी, हम अकड़ गए, अब हम एंड पे कहते जोया जीत जाए किस बात पे जीतती तो नहीं। उसके बाद साइमा आई कैमरे के सामने, साइमा ने कहा भी मैं तो दुआ दे रही थी उसको कि शादी कर ले, और आगे कहती वो भी तो इतनी भंडी रहती कि मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, बाहर मैं तुझे पता नहीं कौन से गुंडों से पकड़वा लूंगी, तो मैं लोग भिजवाऊंगी तुम्हारे पीछे, मैं बहुत बड़ी स्टार। अपनी तरफ से कुछ मुद्दा बनाना चाहती कि उसने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। उसके बाद घर में एंट्री बादशाह सलामत की। बादशाह ने पहले बिस्ती की आप लोगों का टास्क इतना लंबा चला, कल आप लोग बहुत डम हो, आप लोग थोड़ी मस्ती फेंकते, तंग करते वगैरह। आई थिंक वो इस बार हिंट करते कि पानी नहीं फेंकते, कुछ करते हैं, पता नहीं क्या हिंट करते। बादशाह सलामत तो इतना आके मोरल नहीं किसी का डाउन करते, 11 घंटे में बैठे हैं, कहते तुम लोग जिद्दी हो गए थे, वो बेचारों की मेहनत, किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग हेडेड, कहते नहीं बैठे हुए बस जिद में बैठे रहो। जिद्दी क्या था इसमें, उनका टास्क था बेचारे जीत के बचना चाहते घर के लिए, अपने लोगों को डिग्रेड करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। शरियार को क्यों डाला गया बाद में? शरियार अच्छा लगा, अब मुझे पता चला मेन सारी गेम सोशलाइजिंग की होती है, कितना बोलते हो। शरियार ने एम आके मुद्दा उठा के बादशाह तो खुश किया, बादशाह ने कहा तुम भी बनोगे इसका, कि मैं 5 मिनट पहले निकल गया था, बाकी 11 घंटे बाकी आगे भी बैठने को तैयार थे, कि मैं 5 मिनट पहले निकल के आपकी बातों की वजह से बादशाह सलामत कि हमें तो चाहिए बस जोया के लिए निकल जाए, थोड़ा सा अच्छा करके थोड़ी बटरिंग की। आप सब अगले टास्क में हिस्सा लेंगे, और टास्क आ गया वो डंडे वाला। मुझे वैसे मजे का लगता था टास्क, डंडा बड़ा कटीला टास्क होता है। अच्छा इस टास्क का मुझे मसला होता है, लास्ट में मुझे मजा से डांस स्टंट्स किए थे मैं ना, इसमें कभी कभार ना मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाता किसने क्या किया। अभी हमने बिल्कुल टीवी पे देखा ना, और ना YouTube बंदा रिवाइंड कर लेता है, पॉज होता है, हम लोग बिल्कुल हमने जो देखा आंखों में फर्स्ट है वही हम बात कर सकेंगे कि हमें क्या क्या लगा है। टास्क स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आउट होगी माही होगी आउट। माही ने आउट होना था। क्यों मान? हनी वो क्योंकि लड़की थी, उनको एकदम भाग के वो उछल तो नहीं सकती थी, तो हाइट की वजह से थोड़े आपको हर टास्क में दानिश ने भी याद नहीं कर हर मैदान फतेह, माही ऐसे कर सकती थी जो दानिश ने किया, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए माही होगी आउट। और उसके बाद ना डंडा गिर गया जोया का प्रॉपर, और जोया पकड़े चुपके से, तो मैंने कहा किसने नोटिस क्यों नहीं किया? मैंने कहा था अगर निकल जाए नजरों से तो फिर आप बच जाते हो, तो निकल गया, तो जोया बच गई। अभी इसको दिमाग में रखी एक दफा, तो जोया बार करना है। खैर उसके बाद जेद हो गए आउट, आराम से शराफत से बैठ गए। मैंने कहा कल तो बड़ा तांडव हो रहा था, ये तो बहुत लड़ते, ये तो आराम से जाके बैठ गए। खैर वहां जाके बैठ गए, वहां जाके किसने कान में काना फूसी की मुझे नहीं पता, मैं
आ शक है माही के ऊपर कि वो माही के साथ जाके बैठे और माही ने कुछ कहा कि जुनैद तुम कैसे आउट हो गए, जाओ जाके जुनैद, और फिर जुनैद वापस आया कि मैं आउट नहीं हुआ, फिर जुनैद ने 15 मिनट सर खाया अयाज का। अयाज ये कोई गेम नहीं है ना सर, फिर ये थोड़ी होता है। जिस वक्त गिरा था उस वक्त गोली से उड़ा और अरसलान को गोली से उड़ा। माही को भी मसला था अरसलान से, सबको था कि होता है अरसलान जान के डंडा नीचे फेंक के ऐसे जाते थे, जबकि मैंने बाद में नोट किया तो मुझे नहीं नजर आया कि अरसलान किसी को जान के डंडा फेंकते थे। माही ने कहा हाँ मैंने भी नोट किया था, डंडा टेढ़ा था कि तूने बहर में था। उनको था कि मुझे भी पता नहीं वापस जाएंगे, सारा कुछ फिर से शुरू होगा। तो अयाज भी नहीं हिला, अयाज भी अड़र बात, शुक्र है जुनैद ने चीखें मार मार के आपका करियर दांव पे लग जाएगा, आपकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। बहुत बड़े अटैक किए। मुझे बताएं ये चीज, अभी आप मुझे बताएं, एक फैसला करें आप। जब सब बोर हो गए थे चीख रोना चाहता था, बहुत इमोशनल हुए थे। हाँ, कि सुन नहीं रहा था ना अभी, तो बोलते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं आप आउट ही हो, बैठ जाओ। उसके बाद टास्क स्टार्ट हो गया, जोया का फिर से डंडा गिरा, प्रॉपर जमीन पे गिरा। जोया ने फिर नहीं पकड़ी आराम से और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जोया का फिर से डंडा गिर गया और शुक्र है फिर उसे आउट किया गया। हालांकि जोया आराम डंडे गिरा गिरा के पकड़ जाती, बस ऐसे वो भी इसलिए करती थी, मैंने जंप करके पकड़ लिया कि लोग वाह तालियां बजा जोया के लिए। उसके बाद जोया फिर बोले ना कि मेरा इस तरह में का, तो चुप कर लड़की, तू 100 डंडे गिरा चुकी। अभी हमने शो में देखा है, अब पता नहीं असल वाला शूट कितने डंडे तूने गिराए। और ये नहीं होता कि शो लग के आपने ऊपर पकड़ लिया तो बस बच गया, लग गया, बस लगने नहीं देना जमीन पे। ऐसे तो हर कोई ऐसे बाउंस बैक करके कर सकता है। अच्छा उसका दानिया का डंडा गिर गया, दानिया आउट होगी। दानिया कभी हार मानती है, और दानिया क्या जो हार मान जाए। दानिया चीखी, दानिया कहती मेरे साथ गलत हुआ है वगैरह। फिर हुमना वहां भी मुझे सही लगी, हुमना ने कहा निकालो इनको बाहर, उन्होंने पूरा गिर गया। ड्रामा में देखे ना आपकी इमेज कुछ और बन जाती है, मतलब दानिया हमेशा बड़ी बेचारी से रोल होती है, मजलूम सी। दानिया मेरे वही इमेज था कि दानिया बड़ी बेचारी दब्बूस सी, दब जाती है। दानिया तो तौबा पूरे हक की लड़ती हैं। दानिया तो बहुत ज्यादा हक के लिए लड़ती हैं और ऐसा लड़ती हैं कि बस लड़ती रहती हैं। कल वाले टास्क में भी कहती मैं तो ना हाथ हटाऊंगी। आप छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ रही। दानिया थोड़े से इंडिया में जो रुबीना वाला झलक जाती है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वाइब्स, अपनी आवाज रखती है, जो बात है वो बोलती है, अपने जो उसके स्टैंड है, जो टेक्स है वो रखती है। बस सही चीजों पे रखें, क्योंकि अपनी आपकी गलती कभी भी नहीं मानते। यहाँ पे गिर गया तो डंडा गिर गया था, अपनी गलती नहीं मानती। गिर गया डंडा गिर गया, नहीं शरियार का हाथ लगा, फलाना ये लगा। यहाँ मुझे अच्छा लगा हमना बोली कि भाई निकलो, आउट हो तो आउट हो, ऐसे तो हर कोई कहेगा मेरा हाथ लगा। यहाँ पे शरियार आउट हुआ और दानिया आउट हो गए। पहले बेचारा अकील आराम से चला गया, तो शुक्र अकील को बुला लिया, कुछ अकील बहुत सही खेल रहा था और उसकी बेचारे की बात कोई सुन नहीं रहा था। फिर आगे अकील, अरसलान और हुमना। अच्छा मैं नोटिस करता कि जो है ना हुमना भी बड़े गंदे डंडे फेंक रही थी, डंडे सभी गंदे से फेंक रहे थे, लेकिन हुमना बोलती कि मेरे साथ जाती हो रही है, जब वो खुद भी वही जाती करती थी। थैंकफुली बात अयाज ने समझाई हुमना को बाद में, हुमना आप भी वही ज्यादती कर रही हो। हमने बहुत गलत किया मेरे अकील के साथ। अकील बेचारा उसको अनफेयर हुआ। अकील कुछ नहीं बोला कि क्या बोलूं मैं इन पे, कौन सा मेरे को सुन रहा है, पर अकील के साथ गलत हुआ था। जान के वो अपने तरफ अरसलान की तरफ डंडा ज्यादा कर रही थी और अकील के पास स्पेस ज्यादा थी, तो अकील बट शरीफ होकर आराम से निकल गया। अरसलान ने मैं कल मियां प्लीज अरसलान जीते। मुझे हुमना से बहुत पता नहीं, मुझे ना बहुत चिढ़ चढ़ी उससे, पिछले 2 दिन से बहुत। ये था कि मेरे फेवरेट्स हैं अकील और अरसलान, इन दोनों में से कोई भी जीते और कोई ना जीते। तो हुमना बिला वजह का पता नहीं हर चीज में हुमना को मुद्दा करना, हर चीज में बर्तन नहीं धोने, सफाई नहीं करनी, टास्क नहीं करना, वहां उठ के नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर वक्त लड़की बोलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। खैर मुझे उससे इतना इशू नहीं, मुझे बस ये था कि इस वाले टास्क में मेरा अरसलान जीते और अरसलान जीत अरसलान जीत गया। और याद है कि बताया हुमना को एग्जैक्टली, हुमना तुमने भी किया था, गंदी करती, ठीक है। खैर उसके बाद हुआ ये कि टास्क हो गया खत्म, बिना अनाउंस हो चुके थे। और उसके बाद सीक्रेट टास्क आया, उसके बाद एक सीक्रेट टास्क आया, बस हम इतने मल्टीपल सीक्रेट टास्क थे, सबके सेम ही थे, सेम ही थे। और अंधों को पता चल रहा था घर में आके एकदम ही कुछ चीजें बदले। एक बंदे को देते था कि पता भी ना चलता, 4 लोग आपने जब बंदे कन्फेशन रूम में बुलाया होगा। मेरा इंटरेस्ट लूज हो चुका था इस पॉइंट तक। और फिर बादशाह बड़े खुश हुए कि एंड पे बताता चलूं मैं कि कभी तक कोई भी सही तरह टास्क नहीं कर पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के दिन सब कैसे अपने टास्क निभाएंगे। इन चारों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ, ये आगे क्या करते हैं। उसके बाद कल का प्रोमो सब 14 अगस्त मना रहे थे। अच्छा लगा, सबने ग्रीन व्हाइट कपड़े पहने, प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो और इसी बीच में एक इविक्शन भी होने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी प्रोमो डाला नहीं होगी। आई होप हो जाए। अब तो बिग बॉस में भी एंड पे इतनी इविक्शन होने लगी थी, ऐसे फास्ट निकाल रहे थे लोगों को, तो चाहिए कि हो, क्योंकि अब इतने ज्यादा लोगों के होते हुए कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ तो तड़का लगाएं जरा। कोई वाइल्ड कार्ड आएगा, इनसे 2-3 वाइल्ड कार्ड फेंक दे। हाँ तिरचीले से, हाँ हुमैरा को फेंक दे, कोई पुराने कुछ। हाँ वैसे बिग बॉस वाली पुरानी लाते हैं अपने कंटेस्टेंट्स, राखी सावंत आती रहती है हर सीजन का एक हिस्सा बनने, तो आने चाहिए वैसे कुछ मजे के लिए। हाँ यहाँ पे क्या इक्वेशन डालेंगे यहाँ पर आके, तो होना चाहिए। अच्छा मैंने पता नहीं कहाँ देखा था, फजल हुसैन का नाम। हाँ आई थिंक मैंने इंस्टा पेज पे देखा था। हाँ पता नहीं वो आ रहे
खैर इसी नोट पे हमारा तमाशा का रिव्यू होता है खत्म। आपकी मैं टेक भी जानना चाहूंगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे आप लोगों का तमाशा कैसा लग रहा है। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, जो आप किसको आप पसंद नहीं करते, किसको आप घर से बाहर निकलता देखना चाहते हैं, आप सब कमेंट अपनी टेक का इजहार करें। शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #What's the 411 यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।